नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल सकते हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विंडो में किसी धुंधले मतलब फेडेड कमांड दिखने का क्या महत्व होता है। विंडो में किसी धुंधले मतलब कि फेडेड कमांड दिखने का क्या महत्व होता है। जब आप कोई विंडो ओपन करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं, कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, तो उसकी एक विंडो ओपन होती है। यदि विंडो में आपको कोई कमांड, आपको कोई ऑप्शन धुंधला दिख रहा है, फेडेड दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है हमें यहां पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, वर्तमान में कमांड उपयोग योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, अगर कमांड सिलेक्ट करते हैं तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ऑप्शन नंबर सी है, अगर कमांड सिलेक्ट करते हैं तो हेल्प विंडो ओपन होगी। ऑप्शन नंबर डी है, निम्न में से कोई नहीं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो में किसी धुंधले मतलब कि फेडेड कमांड दिखने का क्या महत्व है। आपने कोई विंडो ओपन करी है, कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया है, और यदि उसमें कोई कमांड, कोई ऑप्शन आपको धुंधला दिख रहा है, फेडेड दिख रहा है, तो उसका महत्व या उसका मतलब क्या होता है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कोई विंडो ओपन करते हैं, और यदि उसमें आपको कोई कमांड, कोई ऑप्शन अभी फेडेड दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो उसका अर्थ होता है कि वर्तमान में यह कमांड उपयोग योग्य नहीं है। मतलब करंट टाइम पर आप उस कमांड का यूज नहीं कर पाएंगे। इस समय पर वह कमांड यूज नहीं की जा सकती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि विंडो में आपको कोई कमांड या ऑप्शन धुंधला दिख रहा है, फेडेड दिख रहा है, तो उसका मतलब होता है करंट टाइम पर हम उस कमांड का या उस ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। इसको हम किसी भी सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं हम MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर MS वर्ड की विंडो ओपन है। इस विंडो में हमें कई प्रकार के कमांड, कई प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आप यहां पर देखें, जो कट ऑप्शन है और कॉपी ऑप्शन है, वह हमें धुंधला दिखाया जा रहा है, फेडेड दिखाया जा रहा है। बाकी सभी ऑप्शन तो हाईलाइट हैं, प्रॉपरली हमें शो किए जा रहे हैं, लेकिन जो कट और कॉपी ऑप्शन है, यह अभी हमें धुंधले दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, करंट टाइम में हम इनका यूज नहीं कर सकते। इनका यूज क्यों नहीं कर सकते, जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम कट का यूज नहीं कर सकते, कॉपी का यूज नहीं कर सकते। हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो कट और कॉपी ऑन हो गए, इनेबल हो गए। मतलब यह है, यदि कोई ऑप्शन आपको धुंधला दिख रहा है, फेडेड दिख रहा है, तो आप करंट टाइम पर उसका यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब वह अभी डिसेबल है, वह किसी अदर ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है। जब आप वह ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेंगे तो यह ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में कमांड उपयोग योग्य नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें 4 नाम दिए गए हैं और हमें बताना है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो MS DOS तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स, जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। और MS विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो MS DOS,
लाइनक्स और MS विंडोज, यह तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन कॉम नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम। कॉम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है? कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, मल्टीपल रूल्स के कलेक्शन को प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्क में सही तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स, मल्टीपल रूल्स के कलेक्शन को प्रोटोकॉल कहा जाता है जो कि प्रॉपरली कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल का वैलिड फंक्शन नहीं है? निम्न में से कौन सा MS एक्सेल का वैलिड फंक्शन नहीं है? यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल से, MS एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा देता है। हम MS एक्सेल में कोई टेबल बनाते हैं, कोई डेटा बनाते हैं, तो उस डेटा पर कैलकुलेशन करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए मल्टीपल टाइप के फंक्शन यूज किए जाते हैं। हमें यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक्सेल का एक वैलिड फंक्शन नहीं है? तो एक्सेल में सम नाम का फंक्शन तो होता है। सम फंक्शन क्या करता है? दी गई रेंज का सम करता है, मतलब आप जो रेंज देंगे, जो नंबर देंगे, उनको जोड़ देता है सम फंक्शन। काउंट इफ भी एक फंक्शन होता है जो एक कंडीशन के आधार पर, क्राइटेरिया के आधार पर सेल को काउंट करता है। नाउ भी एक फंक्शन है। नाउ फंक्शन क्या करता है? आपके सामने करंट डेट और करंट टाइम को शो करता है नाउ फंक्शन। लेकिन सबट्रैक्ट नाम का कोई एक्सेल फंक्शन नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सम फंक्शन होता है, काउंट इफ फंक्शन होता है, नाउ फंक्शन होता है, लेकिन सबट्रैक्ट नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GHZ शब्द कंप्यूटर की निम्न में से किस विशेषता का सूचक है? हमें एक वर्ड दिया गया है GHZ शब्द कंप्यूटर की निम्न में से किस विशेषता का सूचक है? हमें एक शब्द दिया गया है GHZ जिसका फुल फॉर्म होता है गीगाहर्ट्ज, और हमसे पूछा गया है यह शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। GHZ का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाहर्ट्ज। और गीगाहर्ट्ज वर्ड जो है यह जनरली कंप्यूटर में स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। स्पीड को, जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसकी स्पीड को गीगाहर्ट्ज में कैलकुलेट किया जाता है। प्रोसेसर की स्पीड को मेगाहर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो GHZ फुल फॉर्म क्या होगा इसका? गीगाहर्ट्ज, जो कि कंप्यूटर की स्पीड की जो विशेषता होती है उसको इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीड। जो गीगाहर्ट्ज वर्ड है वह कंप्यूटर की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पाई के वेरिएंट को सिलेक्ट करें। निम्नलिखित विकल्पों में से पाई के वेरिएंट को सिलेक्ट करें। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल से, MS एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CPCT के लिए, चार्ट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में चार्ट टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चंस को तैयार किया है। एक और क्वेश्चन हमें मिल गया चार्ट टॉपिक से संबंधित। निम्नलिखित विकल्पों में से पाई के वेरिएंट को सिलेक्ट करें। पाई क्या है? पाई MS एक्सेल में चार्ट का एक टाइप है। चार्ट का एक टाइप है और हमसे पूछा गया है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको पाई चार्ट का वेरिएंट सिलेक्ट करना है।
पाई चार्ट का वेरिएंट मतलब जो पाई चार्ट का प्रकार है, पाई चार्ट के जैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है लाइन, ऑप्शन नंबर बी है बार, ऑप्शन नंबर सी है स्कैटर, ऑप्शन नंबर डी है डोनट। जो पाई चार्ट होता है इसका एक वेरिएंट होता है डोनट। दोनों ही चार्ट सर्किल शेप में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। पाई चार्ट भी राउंड शेप में होता है और डोनट चार्ट भी राउंड शेप में होता है। तो पाई चार्ट का वेरिएंट कौन हो जाएगा? डोनट चार्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाई चार्ट का एक वेरिएंट होता है डोनट चार्ट, मतलब पाई चार्ट का प्रकार ही होता है डोनट चार्ट। चार्ट क्या होता है? चार्ट टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, एक टेबल के डेटा को चित्रों में दर्शाता है चार्ट। चार्ट टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे चैनल पर चार्ट टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो ही बनाया गया है। उस वीडियो में चार्ट टॉपिक से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाया गया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सीपीसीटी के एग्जाम में चार्ट टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एमएस एक्सेल में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल्स विकल्प को चुनते हैं तो निम्न में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? जब आप एमएस एक्सेल में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल्स विकल्प को चुनते हैं, मतलब फॉर्मेट सेल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो निम्न में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? यह क्वेश्चन भी एमएस एक्सेल से पूछा गया है। यदि आपने एमएस एक्सेल में किसी सेल पर राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल नाम का ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो जो विंडो खुलेगी उसमें निम्न में से कौन सा टैब नहीं होता है? फॉर्मेट सेल क्या होता है? फॉर्मेट सेल एमएस एक्सेल का एक फीचर है जो सेल में भरे गए डेटा की फॉर्मेटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। हमने एमएस एक्सेल के सेल में जो भी डेटा भरा है, यदि हमें उसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो हम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। आपको यहां पर एक और क्वेश्चन तैयार करना है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। Ctrl+1 से एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, कई प्रकार के टैब होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन किया है तो उसमें कौन सा टैब दिखाई नहीं देगा? ऑप्शन नंबर ए है सीट, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है फिल, ऑप्शन नंबर डी है नंबर। जब हम फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, विंडो ओपन करेंगे, तो उसमें सीट नाम का टैब नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीट। एमएस एक्सेल में यदि हम फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो हम सेल पर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर हम Ctrl+1 को प्रेस कर सकते हैं, और जो विंडो ओपन होती है उसमें सीट टैब नहीं होता है। इसको हम एक्सेल में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हम किसी सेल पर राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें ऊपर हमें 5-6 प्रकार के टैब दिए गए हैं। पहला टैब क्या है? नंबर, दूसरा है अलाइनमेंट, तीसरा है फॉन्ट, चौथा है बॉर्डर, पांचवा है फिल और छठवा है प्रोटेक्शन। लेकिन यहां पर सीट टैब नहीं होता है, तो फॉर्मेट सेल की विंडो में सीट टैब नहीं होता है। और यदि आप शॉर्टकट की से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑटोमेटिक रूप से स्प्रेडशीट में स्टोर डेटा का टोटल, काउंट, सॉर्ट, एवरेज निकाल सकता है। ब्लैंक ऑटोमेटिक रूप से स्प्रेडशीट में स्टोर डेटा का टोटल, काउंट, सॉर्ट और एवरेज निकाल सकता है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा देता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक ऑटोमेटिक रूप से स्प्रेडशीट में स्टोर डेटा का टोटल कर सकता है,
काउंटिंग कर सकता है, डेटा को सॉर्ट कर सकता है और एवरेज निकाल सकता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है पाइवट टेबल, ऑप्शन नंबर बी है स्मार्ट आर्ट, ऑप्शन नंबर सी है टेक्स्ट टू कॉलम और ऑप्शन नंबर डी है फिल्टर। यदि आपने MS एक्सेल में या किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कोई डेटा बनाया है, कोई टेबल बनाई है और आप ऑटोमेटिक डेटा का टोटल करना चाहते हैं, डेटा को काउंट करना चाहते हैं, डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं या डेटा का औसत निकालना चाहते हैं, एवरेज, तो उसके लिए पाइवट टेबल नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। पाइवट टेबल एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है एक्सेल का, जो कि एक डेटा समराइजेशन टूल है, डेटा एनालिसिस करने में हेल्प करता है। यदि आपने कोई टेबल बनाई है और आपको उस टेबल की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक टेबल के डेटा को टोटल कर देता है, काउंट कर देता है, सॉर्ट कर देता है और एवरेज को भी कैलकुलेट कर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पाइवट टेबल। आपको यहां पर एक क्वेश्चन और तैयार करना है। पाइवट टेबल ऑप्शन एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल नाम का ऑप्शन प्राप्त होता है। पाइवट टेबल एक डेटा समराइजेशन टूल है, एक डेटा एनालिसिस टूल है, जो कि हमें किसी टेबल की रिपोर्ट बनाकर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस इंटरनेट सर्विस का उपयोग वर्चुअल मीटिंग के लिए किया जाता है? इनमें से किस इंटरनेट सर्विस का उपयोग वर्चुअल मीटिंग के लिए किया जाता है? इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। हमें इंटरनेट की 4 सर्विस दी गई हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी इंटरनेट की सर्विस वर्चुअल मीटिंग के लिए उपयोग की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है चैटिंग, ऑप्शन नंबर बी है ईमेल, ऑप्शन नंबर सी है SMS और ऑप्शन नंबर डी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वर्चुअल मीटिंग का मतलब क्या है? वर्चुअल मीटिंग का मतलब है मीटिंग में जो भी यूजर्स कनेक्ट होंगे, जो भी पर्सन कनेक्ट होंगे, वह फिजिकली कनेक्ट नहीं होंगे, वह अपनी अपनी लोकेशन से, अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल से मीटिंग में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसे हम ऑनलाइन मीटिंग भी कह सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग मतलब वर्चुअल मीटिंग, जिसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या है? मीटिंग में जो भी यूजर्स होंगे वह सभी अपनी अपनी लोकेशन से किसी भी एक डिवाइस के माध्यम से मीटिंग में कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो यदि हमें वर्चुअल मीटिंग करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी सर्विस कौन सी होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों प्रकार का डेटा हम यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्चुअल मीटिंग के लिए या ऑनलाइन मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन यानी कंप्यूटर में इनपुट करके आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन यानी मतलब कंप्यूटर में इनपुट करके आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न ऑप्शन में से किसका उपयोग इनपुट करने के बाद डेटा का आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हम कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट करते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या दिया जाता है? आउटपुट। तो यह काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम बस, ऑप्शन नंबर बी है मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी है CPU। हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट करते हैं, यह डेटा इनपुट होने के बाद CPU के पास जाता है, मतलब प्रोसेसर के पास जाता है, जो कि डेटा की प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट दे देता है। यह आउटपुट कहलाती है इंफॉर्मेशन। हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं, इनपुट होने के बाद डेटा जाता है CPU के पास। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर होता है। यह डेटा की प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट देता है। आउटपुट को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड डेटा
डेटा की प्रोसेसिंग करने के बाद क्या प्राप्त होती है? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन देता कौन है? हमें सीपीयू देता है। मतलब डेटा को इनपुट करके आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सीपीयू का, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है और इसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में इक्वल फ्लोर 14,4 का रिजल्ट क्या होगा? हमें एक क्वेश्चन दिया गया है एमएस एक्सेल से। एमएस एक्सेल में यदि हम फ्लोर फंक्शन का यूज करते हैं और यहां पर 14,4 इनपुट करते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? यह क्वेश्चन भी एमएस एक्सेल से पूछा गया है और यहां पर आपको दो क्वेश्चन एक साथ तैयार करने हैं। यह टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीपीसीटी के एग्जाम में फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैक्सिमम एग्जाम पेपर में आपको फ्लोर फंक्शन का या सीलिंग फंक्शन का क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। हम एक साथ दो फंक्शन को समझेंगे, एक तो फ्लोर फंक्शन और एक सीलिंग फंक्शन। अभी क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन दिया गया है? फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन में एक वैल्यू दी गई है 14, दूसरी वैल्यू दी गई है 4 और हमें बताना है यह क्या रिजल्ट देगा। जो फ्लोर फंक्शन है यह करेगा क्या? आपका जो पहला नंबर है 14, इसको किससे डिवाइड करेगा? 4 से डिवाइड करेगा। यदि यह नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो आपको आंसर में यही नंबर मिलेगा। लेकिन यदि यह नंबर 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा तो 14 से कम, मतलब 14 से कम ऐसा नंबर आपको सिलेक्ट करके दिया जाएगा जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि फंक्शन का नाम क्या है? फ्लोर। फ्लोर मतलब नीचे, डाउन साइड पर। आप यदि 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यह पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 4 से ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा जो 14 से कम है? वह हो जाएगा 12, 12। 12 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो 3 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 14 पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पे आंसर क्या मिलेगा? हमें 12 मिलेगा। मतलब फ्लोर फंक्शन ने क्या किया? हमने जो एक नंबर दिया है उसको यह दूसरे नंबर से डिवाइड करेगा। यदि नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है तो आंसर हमें यही नंबर मिलेगा। लेकिन यदि यह नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो इस नंबर से कम एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करके दिया जाएगा जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से पूरा क्या डिवाइड हो जाएगा? 12, 4 3 12। और यदि हम सीलिंग फंक्शन की बात करें, सीलिंग फंक्शन मतलब, सीलिंग का मतलब होता है टॉप पर, ऊपर। फ्लोर का मतलब होता है नीचे, डाउन साइड पे, और सीलिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर, टॉप पर। यही काम यदि हम सीलिंग फंक्शन से करेंगे, सीलिंग, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 14 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यह तो पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो 14 से बड़ा एक ऐसा नंबर हमें सिलेक्ट करके दिया जाएगा जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। और वह कौन सा नंबर हो जाएगा? 16, मतलब 16। तो फ्लोर फंक्शन एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेगा। यदि वह नंबर पूरा भाग चला जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो आपको आंसर में वही नंबर मिलेगा। लेकिन यदि नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो उस नंबर से कम एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करके दिया जाएगा जो वो दिए गए नंबर से पूरा डिवाइड होगा। और सीलिंग फंक्शन में एक ऐसा नंबर सेलेक्ट किया जाता है जो दिए गए नंबर से बड़ा होता है, मतलब ऊपर होता है। तो फ्लोर फंक्शन डाउन साइड पे आपका रिजल्ट ले जाता है, जबकि सीलिंग फंक्शन अप साइड पर रिजल्ट को ले जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 12। अब हम इस फ्लोर फंक्शन को और सीलिंग फंक्शन को एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, क्योंकि यह दोनों ही सीपीसीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सीपीसीटी के ओल्ड पेपर में कई बार फ्लोर फंक्शन को और सीलिंग फंक्शन को पूछा गया है। हम दोनों को एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यदि हम एमएस एक्सेल में यहां पर पहले फ्लोर फंक्शन को यूज करें, हमने लिखा इक्वल, फ्लोर फंक्शन को लगाया और फ्लोर फंक्शन के अंदर हमने पहली वैल्यू दी है 14, दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी? 4। इसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर की को प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं आउटपुट कितना प्राप्त हुआ हमें? 12, 12 आउटपुट मिला। क्यों? क्योंकि 14 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा,
तो 14 से कम, 14 से कम, पहला नंबर हमें क्या मिला 12 12, जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो यहां पे हमें फ्लोर फंक्शन ने डाउन साइड पर आउटपुट दिया कम करके, जबकि एक फंक्शन होता है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन क्या करेगा, जब हम इसमें 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 तो पूरा डिवाइड होगा नहीं 4 से, तो ये क्या करेगा, हमें आउटपुट बढ़ा कर दे देगा, एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करके देगा जो कि 14 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आउटपुट क्या मिल गया हमें 16। आप देख सकते हैं सीलिंग फंक्शन ने आउटपुट क्या दिया 16, क्योंकि 14 पूरा पूरा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसने आउटपुट को बढ़ा दिया, एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करके दिया जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और 14 से बड़ा है। जबकि फ्लोर फंक्शन ने हमें आउटपुट यह दिया कि जब 14 4 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो उसको कम करके एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करके दे दिया जो कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था। तो एक होता है फ्लोर जो कि आउटपुट को डाउन साइड पर ले जाता है, एक होता है सीलिंग जो कि आउटपुट को अप साइड पर ले जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। एक क्वेश्चन पूछा गया है पावर पॉइंट से, यदि हमें पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। हाइपरलिंक क्या होती है, हाइपरलिंक एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा हम 2 या 2 से अधिक फाइल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक के द्वारा 2 या 2 से अधिक फाइल को आपस में लिंक किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है। आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है कि एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में, तीनों ही सॉफ्टवेयर में हाइपरलिंक की एक ही शॉर्टकट की है Ctrl+K। Ctrl+K हाइपरलिंक की स्पेलिंग में लास्ट में के आता है, आपको इससे याद रखना है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है Ctrl+K जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों ही सॉफ्टवेयर में सेम है और हाइपरलिंक ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। इसको हम तीनों सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है, शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। एमएस एक्सेल में देखें तो एमएस एक्सेल में भी इंसर्ट टैब के अंदर हाइपरलिंक नाम का ऑप्शन होता है, शॉर्टकट की यहां भी क्या होती है Ctrl+K। और यदि पावर पॉइंट में देखें तो पावर पॉइंट में भी इंसर्ट टैब के अंदर हाइपरलिंक नाम का ऑप्शन होता है, शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। तो तीनों सॉफ्टवेयर में सेम शॉर्टकट की है और सेम टैब है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में लेआउट टैब पर जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में लेआउट टैब पर जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है यदि हमें लेआउट टैब पर जाना है तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। एमएस वर्ड में कई प्रकार के टैब होते हैं, सभी टैब को हम ऑल्ट के द्वारा एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आप ऑल्ट की को प्रेस करेंगे तो हर टैब का एक कैरेक्टर हाईलाइट होता है जो कि यह शो करता है कि आप किस टैब को किस कैरेक्टर से ओपन कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ हर टैब के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया है यदि हमें लेआउट टैब पर जाना है तो हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी होगी। लेआउट टैब पर जाने के लिए हमें Alt+P को प्रेस करना होता है, Alt+P। Alt+P से हम लेआउट टैब को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। अभी हम एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब को ओपन करे हैं। इंसर्ट टैब हमारा सिलेक्ट है। यदि हमें लेआउट टैब पर जाना है तो पहले हम ऑल्ट की को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं ऑल्ट की को प्रेस करने पर सभी टैब के लिए
एक एक कैरेक्टर हाईलाइट हो गया है। आपको जिस टैब पर जाना है उस टैब का आप कैरेक्टर प्रेस कर दीजिए। तो हमें जाना है लेआउट टैब पर। लेआउट टैब के लिए क्या शो हो रहा है? P। तो यदि हम ऑल्ट के साथ P को प्रेस करेंगे तो हम किस टैब पर आ जाते हैं? लेआउट टैब पर। मतलब लेआउट टैब को एक्टिवेट करने की, लेआउट टैब को ओपन करने की या लेआउट टैब पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल्ट प्लस P। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते समय वर्तमान में उपयोग की जा रही विंडो का वर्णन करने के लिए ब्लैंक शब्द का उपयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते समय, यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं, वर्तमान में उपयोग की जा रही विंडो मतलब करंट टाइम पर यूज होने वाली विंडो का वर्णन करने के लिए, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लैंक शब्द का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है कि आप करंट टाइम पर जिस विंडो में कार्य कर रहे हैं, जिस विंडो को यूज कर रहे हैं, उस विंडो को रिप्रेजेंट करने के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है। हम जिस विंडो में अभी काम कर रहे होते हैं, जो विंडो हमारी सिलेक्ट होती है, उसे कहा जाता है एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो। यदि आपके कंप्यूटर पर मल्टीपल विंडो ओपन है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन है, लेकिन अभी आप जिस विंडो में काम कर रहे हैं उसे कौन सी विंडो कहा जाता है? एक्टिव विंडो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में करंट विंडो को एक्टिव विंडो कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर वेब ब्राउजर में कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने पर निम्न में से कौन सी फाइल हमेशा डाउनलोड की जाएगी? आमतौर पर वेब ब्राउजर में कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने पर निम्न में से कौन सी फाइल हमेशा डाउनलोड की जाएगी? यदि आपको अपने कंप्यूटर पर कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप वेब ब्राउजर में उसे सर्च करेंगे और डाउनलोड करेंगे। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेज को और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा देता है। आपको इंटरनेट पर यदि कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो आप किसी भी वेबसाइट को वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं। वेब ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। वेब ब्राउजर के माध्यम से आपने इंटरनेट पर किसी सॉफ्टवेयर को सर्च किया और डाउनलोड किया, तो जब वह सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा तो आमतौर पर कौन सी फाइल होती है? ऑप्शन नंबर ए है होम पेज, ऑप्शन नंबर बी है .exe, ऑप्शन नंबर सी है वेब पेज, ऑप्शन नंबर डी है ब्लॉग। जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, मतलब उस सॉफ्टवेयर का सेटअप डाउनलोड करते हैं, और जर्नली जो सेटअप होता है उसका एक्सटेंशन होता है .exe। exe का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .exe, जो कि जर्नली किसी सॉफ्टवेयर के सेटअप के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जब हम किसी सॉफ्टवेयर को ब्राउजर के माध्यम से डाउनलोड करते हैं तो आमतौर पर उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .exe। exe का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? मतलब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक बेसिक फंक्शन नहीं है? कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन कौन नहीं है? कॉपी करना टेक्स्ट को, एक्सेप्ट करना इनपुट को, डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को स्टोर करना। कंप्यूटर के 4 बेसिक फंक्शन होते हैं। 4 बेसिक फंक्शन। कंप्यूटर इनपुट को एक्सेप्ट करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट प्रदान करता है और इसको मेमोरी में स्टोर करता है। कंप्यूटर के 4 बेसिक फंक्शन होते हैं। इनपुट को एक्सेप्ट करना, डेटा की प्रोसेसिंग करना, आउटपुट प्रदान करना और आउटपुट को मेमोरी में स्टोर करना। तो हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है? वह हो जाएगा कॉपी टेक्स्ट। टेक्स्ट को कॉपी करना कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करना इनपुट को,
प्रोसेस करना डेटा को और स्टोर करना डेटा को, यह तीनों ही कंप्यूटर के आधारभूत कार्य हैं, मतलब कि बेसिक फंक्शन हैं। लेकिन कॉपी टेक्स्ट कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कंपोनेंट में बायोस स्टोर होता है? निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कंपोनेंट में बायोस स्टोर होता है? यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस कंप्यूटर कंपोनेंट में बायोस स्टोर होता है? बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और बायोस प्रोग्राम कहां स्टोर होता है? रोम में स्टोर होता है। रोम में। जो बायोस है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और यह जो प्रोग्राम होता है बायोस प्रोग्राम, वह कहां स्टोर होता है? रोम में। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, जो कि हमारे कंप्यूटर की एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, जो कि मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तो उसमें रोम को इनबिल्ट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। रोम के अंदर बायोस प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जाता है। और रोम में स्टोर प्रोग्राम को फर्मवेयर भी कहा जाता है। फर्मवेयर, जो कि कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, ऑन करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बायोस कंप्यूटर सिस्टम में रोम में स्टोर होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब कि अस्थायी। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर होता है, जिसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब डेवलपमेंट के संबंध में पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेब डेवलपमेंट के संबंध में पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन वेब डेवलपमेंट से, वेबसाइट डिजाइनिंग से पूछा गया है कि पीएचपी का फुल फॉर्म क्या है। पीएचपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा वेबसाइट बनाई जाती है, डायनामिक वेबसाइट बनाई जाती है। तो वेब डेवलपमेंट के संबंध में पीएचपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और पीएचपी के द्वारा एक डायनामिक वेबसाइट क्रिएट की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके आप प्रिंट प्रीव्यू में स्विच कर सकते हैं? एमएस वर्ड में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके आप प्रिंट प्रीव्यू में स्विच कर सकते हैं? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि यदि आपको एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू में ओपन करना है, प्रिंट प्रीव्यू में स्विच करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में प्रिंट प्रीव्यू की एक शॉर्टकट की जानी है। प्रिंट प्रीव्यू की एक शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F2। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। लेकिन यह शॉर्टकट की तो आज के क्वेश्चन में ऑप्शन में ही नहीं दी गई है। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है, लेकिन आज जो क्वेश्चन मिला इसमें तो यह ऑप्शन में ही नहीं है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है प्रिंट आउट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को चेक करना। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट ऑप्शन का यूज किया जाता है। प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। लेकिन डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को चेक करना होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंट होगा। उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू की एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2, लेकिन एक और शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+I।
कंट्रोल ऑल्ट आई से भी आप एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यदि हम एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस F2 को प्रेस करते हैं तो भी हमें प्रिंट प्रीव्यू शो किया जाता है, यह हमारा प्रिंट प्रीव्यू है। और यदि हम कंट्रोल ऑल्ट आई को प्रेस करेंगे तो भी हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू शो कर दिया जाता है। मतलब एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू को शो करने की दो शॉर्टकट की होती हैं, कंट्रोल प्लस F2 और कंट्रोल ऑल्ट आई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया आइकन एमएस वर्ड में मेलिंग टैब के किस ग्रुप में मौजूद रहता है। नीचे दिया गया आइकन, हमें एक आइकन दिया गया है और हमसे पूछा गया है यह आइकन एमएस वर्ड में मेलिंग टैब के किस ग्रुप में मौजूद रहता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से है। हमें एक आइकन दिया गया है, आइकन है एनवेलप्स का, लिफाफे का, और हमसे पूछा गया है यह आइकन मेलिंग टैब के किस ग्रुप में रहता है। मेलिंग टैब से क्वेश्चन पूछा गया है। मेलिंग टैब से एमएस वर्ड में एक मेलिंग टैब होता है जो कि मेल मर्ज फीचर को यूज करने की सुविधा देता है। मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो कि एक समान इंफॉर्मेशन को मल्टीपल यूजर के साथ शेयर करने की सुविधा देता है। जब हमें एक ही प्रकार की जानकारी कई लोगों के साथ शेयर करनी होती है तो हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। मेल मर्ज के द्वारा लेटर, लेबल, एनवेलप, कई प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। हमें एक आइकन दिया गया है एनवेलप का और हमसे पूछा गया है यह आइकन मेलिंग टैब के किस ग्रुप में होता है, क्रिएट ग्रुप में, फिनिश ग्रुप में, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में या इंसर्ट मर्ज फील्ड ग्रुप में। यह जो आइकन है यह एनवेलप का आइकन है और एनवेलप को हमें बनाना होता है, मतलब क्या करना होता है, क्रिएट। तो मेलिंग टैब के अंदर एनवेलप ऑप्शन जो है, एनवेलप का जो आइकन है वह किस ग्रुप में होता है, क्रिएट ग्रुप में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के मेलिंग टैब में क्रिएट ग्रुप होता है सबसे लेफ्ट साइड पर सबसे पहले, जिसमें दो आइकन होते हैं, एक होता है एनवेलप्स, एक होता है लेबल। हमें दिया गया था कौन सा आइकन, एनवेलप का। तो एनवेलप आइकन किस ग्रुप में होता है, क्रिएट में, जो कि मेलिंग टैब का फर्स्ट ग्रुप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएट। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।